Hey everyone, today we are going to do a new topic of the GST series, that is the GST return, and we'll be ending our GST crash course series with this topic. And if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon so that you don't miss any further videos. Let's get started. Okay, so before starting GST returns, we should know कि return का क्या मतलब होता है. तो return is nothing but it means a statement of information furnished by the taxpayer. देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि टैक्स पेयर ने दी है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन किसको देगा? एडमिनिस्ट्रेटर्स को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को देगा. अच्छा, इन्फॉर्मेशन कैसी? हम लोगों ने इसके पहले इनकम टैक्स की पूरी सीरीज़ की थी. अगर आपने नहीं देखी है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो उसकी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख भी सकते हो. इनकम टैक्स रिटर्न में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, डिफरेंट टाइप के रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं. सभी लोग एक जैसा रिटर्न नहीं फाइल करते. जैसे कि बीइंग ए स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जब एग्ज़ाम देते हो कॉलेज का तो आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो कुछ बच्चे रेगुलर का फॉर्म फिल करते हैं, कुछ बच्चे बैक का, एग्जेम्प्टेड का, इम्प्रूवमेंट का, अलग अलग के फॉर्म्स फिल करते हैं. तो आप उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी सारी डिटेल्स देते हो. लाइकवाइज रिटर्न्स क्या होते हैं, उसमें आप अपनी इनकम की अगर इनकम टैक्स रिटर्न की बात करूँ, उसमें आप अपनी इनकम की सारी डिटेल्स दे देते हैं ताकि उसके बेसिस पे आपका टैक्स डिटरमाइन हो सके. जीएसटी में क्या होगा, जीएसटी में तो आपका खुद का बिजनेस है, तो आप किस टाइप की डिटेल्स दोगे कि आपने कितना सप्लाई किया है, आपने कितना परचेज किया है एंड ऑल दैट. वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग जीएसटी रिटर्न्स होते हैं. ठीक है, तो रिटर्न क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन देते हैं किसको, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि उसके बेसिस पे ही आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा. नेक्स्ट क्या है, a taxable person has a legal obligation to declare his tax liability for a given period in the return. अच्छा देखो, जैसे कि हम लोगों ने इसके पीछे जीएसटी का पूरा सीरीज़ पढ़ रहे हैं हम, तो हमने रजिस्ट्रेशन देखा. रजिस्ट्रेशन में आपने देखा होगा ना कि अगर आपका टर्नओवर इतना है, इन दैट केस इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट. बट रिटर्न के लिए ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू फाइल योर जीएसटी रिटर्न. ठीक है, जीएसटी रिटर्न तो आपको फाइल करना ही होता है. तो आपके लिए क्या है, टैक्सेबल, अगर आप टैक्सेबल हो तो इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. आपके लिए वो वॉलेंट्री नहीं रखा गया है कि आपकी मर्जी है तो आपने रिटर्न फाइल कर दिया, अदरवाइज इट्स ओके. इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. तो टैक्सेबल अगर आप हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. अच्छा, जीएसटी रिटर्न आपको ऑफलाइन मोड में पेपर पे नहीं फाइल करना होता है. इट इज़ टोटली इलेक्ट्रॉनिक विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल सबमिशन. आपको कहीं ऑफिस जाके नहीं सबमिट करना होता है पेपर पेन पे. पूरी तरह से आपके इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स फाइल होते हैं. 13 रिटर्न्स हैं फ़िलहाल, लेकिन सारे रिटर्न्स ना सारे टैक्स पेयर्स को अप्लाई नहीं होते. अच्छा, जीएसटी रिटर्न्स में ये भी है ना, बहुत सारे इनिशियली जब जीएसटी आया था ना तो बहुत सारे रिटर्न्स थे, बट अभी वो सारे रिटर्न्स एक्टिव नहीं हैं. जैसे GSTR 2 वगैरह, ये सब एक्टिव नहीं है. हमें उतने रिटर्न्स पढ़ने हैं जितने करेंटली एक्टिव हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं GSTR 1 से. GSTR क्या होता है, जीएसटी रिटर्न, तो GSTR बोलते हैं उसको. GSTR 1 में आप क्या फर्निश करते हो, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. वो सप्लाई जो आउटवर्ड हो रही है, आउटवर्ड सप्लाई को सीधे शब्दों में क्या बोलते हैं, सेल्स. ठीक है, अगर इनवर्ड सप्लाई लिखा होता तो क्या बोलते हैं, जो सप्लाई आपके पास आ रही है इनवर्ड, वो क्या होगा, परचेज. ठीक है, जब भी हम जीएसटी पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे सेल परचेज नहीं बोलते हैं जीएसटीआर में. आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं जिसको सेल बोलते हैं, और इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं मतलब कि परचेज. ठीक है, तो वो आप समझ जाना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल. तो GSTR 1 में हमें कौन सी डिटेल्स देनी होती हैं, अपनी सेल्स की डिटेल देनी होती हैं ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड. ठीक है, अच्छा, अब आपको GSTR 1 कब भरना होता है, तो देखो पहले क्या था, पहले आपके पास QRMP स्कीम नहीं थी, अब आपके पास QRMP स्कीम भी होती है. तो आपके पास दो ऑप्शन है बेसिकली, या तो आप मंथली GSTR 1 फाइल करो. अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं, इन दैट केस अगले महीने की 11वीं तारीख को आपको GSTR 1 फाइल करना होगा. जैसे कि अगर अप्रैल चल रहा है ना, अगर अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल के आपने जितने भी आउटवर्ड सप्लाई किए, मतलब अप्रैल में आपने जितनी भी सेल की है उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी है GSTR 1 में. कब तक, अगले महीने की, मतलब मई की कौन सी तारीख, 11 तारीख, 11 मई तक आपको GSTR 1 फाइल करना है. ईजी सी बात है. ठीक है, और अगर आपने QRMP स्कीम ली है, QRMP स्कीम क्या होती है,
क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट, कि आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे हो और अगर पेमेंट करनी है तो वो आप मंथली कर देते हो। अच्छा, क्वार्टरली क्या मतलब, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, चार क्वार्टर्स होते हैं 3-3 महीने के, ठीक है। तो आपको 4 बार रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आपने QRMP स्कीम ली है। अगर मंथली स्कीम ली है, इन दैट केस यू विल हैव टू फाइल द रिटर्न एवरी मंथ, मतलब आपको 12 महीने फाइल करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ 4 महीने मतलब 4 बार फाइल करना पड़ेगा क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। और क्वार्टरली बेसिस के लिए आपके ड्यू डेट क्या है, 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। जब क्वार्टर ख़त्म हो रहा है आपका, जैसे कि मान लो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जून ख़त्म हो गया, जून के बाद वाला महीना कौन सा है, जुलाई। तो जुलाई की 13 तारीख आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वार्टर कब होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर के लिए डेट क्या होगी, अक्टूबर 13, ठीक है। ऐसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए डेट क्या होगी, जनवरी 13। बात समझ में आ गई। और अगर मंथली है आपका, आपने मंथली स्कीम ऑप्ट की है, इन दैट केस अगले महीने की 11 तारीख, अप्रैल का मई का जून का जुलाई में। और आपको डिटेल्स किस चीज़ की देनी है, आउटवर्ड सप्लाईज की, मतलब सेल्स की। नेक्स्ट आते हैं GSTR 3B पे। GSTR 3B में क्या होता है, समरी रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड ITC क्लेम। इट इज़ अ समरी रिटर्न। इसमें आप फिर से अपनी सेल्स की डिटेल देते हो और साथ में आपने कितना ITC क्लेम किया है। ITC क्या होता है, आई होप कि अब आप लोगों को पता होगा, हमने इस पर पूरा वीडियो किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने पूरा GST सीरीज़ का लिंक प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप वो देख लेना, ठीक है। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं क्रैश कोर्स का, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपका क्या। अच्छा, एक और चीज़ है ना GST में, जब आप पीछे का नहीं पढ़े रहोगे ना तो आपको आगे लगातार कुछ टर्म्स में प्रॉब्लम आती रहेगी। ITC बार बार आता है, कॉम्पोजिशन स्कीम, RCM, ये टर्म्स बार बार यूज़ होते हैं, तो आप इसके लेक्चर्स देख लीजिएगा एक दफ़ा। तो GSTR 3B में हम क्या देते हैं, सेल्स की डिटेल देते हैं अलॉन्ग विथ ITC, आपने कितना क्लेम किया है वो, एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑल्सो, ठीक है। आपको टैक्स पेमेंट भी 3B में करनी होती है। इसमें क्या ड्यू डेट और फ्रीक्वेंसी होती है, अगेन आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपने मंथली ऑप्ट किया हो या तो आपने क्वार्टरली QRMP स्कीम ऑप्ट की हो। अगर आपने मंथली ऑप्ट किया है, इन दैट केस 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अगर अप्रैल चल रहा है ना तो आपको अप्रैल की जितनी भी डिटेल्स हैं वो 20th मई तक फाइल करनी है। अगर मई चल रहा है तो मई की सारी डिटेल्स आपको 20th जून तक फाइल करनी है। बात समझ में आई। अगर आपने मंथली स्कीम ऑप्ट की है तो इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम, इन दैट केस यू हैव अगेन 2 ऑप्शंस, या तो आपको 22nd ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर मान लो अप्रैल में जून का क्वार्टर था, तो उसका अगला महीना कौन सा हुआ, जुलाई। तो या तो आपको 22 जुलाई को फर्निश करना पड़ेगा रिटर्न, या तो 24 जुलाई को। अब किस पे डिपेंड करता है ये देखते हैं नोट में। 22nd ऑफ द मंथ नेक्स्ट टू द क्वार्टर फॉर द टैक्स पेयर्स इन कैटेगरी X स्टेट्स। देखो 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं, कैटेगरी X में कुछ स्टेट्स हैं, कैटेगरी Y में कुछ स्टेट्स हैं। अगर आप जिस स्टेट में रहते हो वो कैटेगरी X में आती है तो आपको 22 तारीख को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अगर आप जिस स्टेट में रहते हो वो कैटेगरी Y में आती है, इन दैट केस आपको 24 तारीख को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। अगर आपको GST रिटर्न फाइल करना है तब तो जाहिर सी बात है आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट में आप फॉल कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं CMP 08। अच्छा, अभी तक तो हम GSTR पढ़ रहे थे, अब ये CMP क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कॉम्पोजिशन स्कीम का। अगेन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके। कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्पोजिशन स्कीम वालों लोगों को क्या सिर्फ एक GSTR फाइल करना होता है, दैट इज़ GSTR 4, लेकिन जो कि एनुअल होता है, लेकिन उनको एक चालान फिल करना होता है, ठीक है। वो चालान कौन सा होता है, CMP 08। तो दिस इज़ नॉट अ GSTR, ये रिटर्न नहीं है आपका, दिस इज़ अ स्टेटमेंट कम चालान। ये क्या है, स्टेटमेंट कम चालान है, जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाले लोगों को फाइल करना होता है क्वार्टरली बेसिस पे। नॉर्मली तो उन्हें रिटर्न फाइल करना होता है GSTR 4, वो अभी हम इसके बाद देखेंगे तुरंत, ठीक है। तो CMP 08 किसके लिए होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम जिसने ऑप्ट की है उसके लिए होता है, क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है। क्वार्टर जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ के 18 तारीख, मतलब अप्रैल में जून का अगर आपका क्वार्टर है, अप्रैल में जून आपका एक क्वार्टर हो गया। एक क्वार्टर मतलब
3 महीने, ठीक है। तो साल भर में कितने, 4 क्वार्टर्स हो गए। तो अगर आपका ये एक क्वार्टर है तो आपको इसका रिटर्न, मतलब इसका आपको चालान कम स्टेटमेंट CMP 08 कब देना पड़ेगा, 18 जुलाई के पहले पहले, ठीक है। ऐसे ही जुलाई अगर सितंबर का होगा तो 18 अक्टूबर के पहले पहले, ठीक है। तो दैट इज CMP 08 ओनली फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर्स। नेक्स्ट आते हैं GSTR 4, जिसकी अभी जस्ट मैं बात कर रही थी। कॉम्पोजिशन स्कीम जिसने ली होती है उसको सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करना होता है, दैट इज GSTR 4, और इन्हें CMP 08 क्वार्टरली बेसिस पे स्टेटमेंट कम चालान देना होता है। इसकी ड्यू डेट क्या है, एनुअल होता है, साल में सिर्फ एक बार देना होता है, फाइल करना होता है कब, 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसके अगले महीने की 30 तारीख, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। तो 31 मार्च के बाद क्या, 30 अप्रैल से पहले आपको GSTR 4 फाइल करना होता है, ठीक है। मतलब 30 अप्रैल लिख लीजिएगा, ये 30 अप्रैल तक आपको GSTR 4 फाइल करना होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब सारे बहुत छोटे छोटे से बचे हुए हैं, GSTR 5 पे। GSTR 5 क्या होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस GSTR 5 फिल करते हैं, सिंपल, बस और कुछ भी नहीं जानना है। फाइल कब करना होता है, मंथली, आपको हर मंथ फाइल करना है, अगले महीने की 20 तारीख। सारी डिटेल्स इनको GSTR 5 में देनी होती है। अप्रैल की सारी डिटेल्स कहाँ देंगे, ये मई 20 के पहले पहले। मई की सारी डिटेल्स कहाँ देंगे, जून 20 के पहले पहले। आर यू गेटिंग इट। नेक्स्ट आते हैं GSTR 6 पे। GSTR 6 किसके लिए होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। नाउ व्हाट इज अ इनपुट सर्विस, हु इज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ही इज अ टैक्स पेयर दैट रिसीव्स इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज यूज्ड बाय इट्स ब्रांचेस। मतलब कि देखो, जैसे कि मान लो कोई ऑफिस है ABC लिमिटेड, है ना, उसका मान लो हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसकी 3 ब्रांचेस अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। भोपाल में है, लखनऊ में है, इंदौर में है, 3 ब्रांचेस उसकी अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। तो इनकी ब्रांचेस ने जो सर्विसेज यूज़ की है ना, उनका इनवॉइस रिसीव करते हैं ये, और उनके बेसिस, मतलब उन्हीं को इनपुट, जो इनपुट टैक्स होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए इनको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको GSTR 6 फाइल करना होता है, रिटर्न फॉर एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूट द एलिजिबल इनपुट टैक्स, ताकि वो जो कंसर्न इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। और ड्यू डेट क्या होती है इसकी, हर मंथ करना होता है, अगले महीने की 13 तारीख तक, ठीक है, अगले महीने की 13 तारीख तक। नेक्स्ट आते हैं GSTR 7 पे। GSTR 7 इज सपोज टू बी फिल्ड बाय हुम, जो कि जिनको TDS डिडक्ट करना होता है, बाय रजिस्टर्ड पर्सन्स डिडक्टिंग TDS, जो कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं TDS के बारे में। तो जिनको भी TDS डिडक्ट करना होता है उनको GSTR 7 फाइल करना होता है, कब, हर महीने अगले महीने की 10वीं तारीख तक, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू GSTR 8 विच इज सपोज टू बी फाइल्ड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको GSTR 8 फाइल करना होता है, हर महीने फाइल करना होता है, अगले महीने की 10वीं तारीख तक। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे GSTR 8, 7, 6 और 5 में कुछ भी ऐसा खास नहीं था, छोटे छोटे GSTR हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जबकि GSTR 4, CMP 08, GSTR 3B और GSTR 1 थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, और नेक्स्ट GSTR भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सबसे मेन GSTR है, दैट इज GSTR 9, एनुअल रिटर्न बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सबको ही फाइल करना होता है। इफ़ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन यू आर सपोज टू फाइल GSTR 9। कब फाइल करना होता है, ऊपर पढ़ा हमने, एनुअल रिटर्न है, मतलब साल में सिर्फ एक दफ़ा फाइल करना होता है, कब, अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर को, ठीक है। GSTR 9 सबको फाइल करना होता है, हुएवर इज टैक्सेबल अंडर GST। एनुअली फाइल करना होता है कब, अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट आते हैं GSTR 10 पे। GSTR 10 is the final return to be filed by a taxpayer whose GST registration is cancelled। मतलब आपने अपने बिजनेस का आखिरी GSTR जो आप फाइल करोगे ना, दैट वुड बी GSTR 10। जब आपके बिजनेस का जो भी GST रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है, फॉर वॉट एवर रीज़न आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है, जो कि होता है GSTR 10। कब फाइल करना होता है, जाहिर सी बात है ज़िंदगी में बस एक ही बार फाइल करना होगा आपको। तो वंस द GST रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड और सरेंडर्ड, जब भी कैंसिल हो गया है ना, उसके 3 महीने के अंदर अंदर यू आर सपोज टू फाइल GSTR 10। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट रिटर्न, GSTR 11।
ये क्या होता है, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। अभी मैंने ऊपर बताया था इनवर्ड सप्लाईज क्या होती हैं, परचेजेस। इनवर्ड सप्लाई क्या होती हैं, परचेजेस। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, मंथली आपको फाइल करना होता है, अगले महीने की 28 तारीख, 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ फॉर विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड। बट अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं। इट इज़ फाइल्ड बाय द पर्सन हु हैव इशूड अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर एंड क्लेम्स अ रिफंड ऑफ द टैक्सेस पेड ऑन देयर इनवर्ड सप्लाईज। Now, what is a unique identity number? It is basically a special classification that is made for foreign diplomatic missions and embassies, basically who are not liable to taxes in Indian territory. ठीक है, तो आपका GSTR 11 इसीलिए it's not that common. ठीक है, तो that was all about GST returns. अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. If you like the video then please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.